फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में आपदा प्रबंधन के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। अगर इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3 प्रकार के, बी ऑप्शन है 2 प्रकार के, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के, डी ऑप्शन है 5 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवकृत आपदा, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि वैसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानवकृत आपदा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्राकृतिक आपदा का उदाहरण भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी होगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानवकृत आपदा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे मानवकृत आपदा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानवकृत आपदा का उदाहरण आतंकवाद, बम विस्फोट, दंगा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ए ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, बी ऑप्शन है आतंकवाद, सी ऑप्शन है बम विस्फोट, डी ऑप्शन है सभी सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं ये कौन करते हैं, तो ये मानव करते हैं, तो ये मानव जनित आपदा है। आतंकवाद कौन फैलाते हैं, तो मानव फैलाते हैं, तो आतंकवाद भी क्या होगा, मानव जनित आपदा होगा। बम विस्फोट कौन करता है, तो ये भी मानव करता है, तो बम विस्फोट भी क्या होगा, मानव जनित आपदा होगा। यानी इनमें से सभी क्या होगा, यहाँ पे ये सभी क्या है, यहाँ पे मानव जनित आपदा है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। ए ऑप्शन है बाढ़, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है भूस्खलन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो जो बाढ़ आता है ये प्राकृतिक के द्वारा आता है, तो बाढ़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। और जो भूकंप आता है ये भी प्राकृतिक के द्वारा होता है, तो भूकंप भी प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। और जो भूस्खलन होता है ये भी प्राकृतिक के द्वारा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक
प्राकृतिक आपदा है, तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैप्टर में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे याद भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। यहां पे आपको बताना है कि जो सुखाड़ आता है वो किस प्रकार की आपदा होता है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो जो सूखा होता है ये प्राकृतिक आपदा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे आपको याद रखना है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। ए ऑप्शन है भूस्खलन, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। तो जो भूकंप होता है ये विनाशकारी आपदा होता है, इसमें लाखों आदमी मारे जाते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है आतंकवाद, डी ऑप्शन है भूस्खलन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो आतंकवाद है ये क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवकृत आपदा है, ये मानव के द्वारा आतंकवाद होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सुनामी क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि सुनामी क्या है। ए ऑप्शन है एक ज्वालामुखी पहाड़, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सी ऑप्शन है सूर्य की भीषण गर्मी, डी ऑप्शन है विनाशकारी समुद्री लहर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी क्या है। तो सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सुनामी आता है ये हमेशा समुद्र में ही आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है हिंदी भाषा का, बी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा का, सी ऑप्शन है जापानी भाषा का, डी ऑप्शन है अरबी भाषा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अधिक सुनामी कहाँ आता है, तो जापान में आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है भूकंप के नाम से, बी ऑप्शन है चक्रवात के नाम से, सी ऑप्शन है सुनामी के नाम से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो महासागर होता है उसके तली में जब कंपन होता है तब ये सुनामी क्या होता है, आता है। और सुनामी क्या है, एक विनाशकारी समुद्री लहर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ए ऑप्शन है स्थल पर, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आसमान में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी हमेशा समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसे आप लोग जरूर लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू पूछेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग इसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके
अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। ए ऑप्शन है वर्षा की कमी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की कमी है। जब वर्षा नहीं होता है तब सुखाड़ आता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। तो जो राजस्थान है ये सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब यहाँ पे वर्षा कम होता है तो जो यहाँ के मिट्टियां होती है ये मरुस्थलीय मिट्टियां होती हैं, एकदम बालू की तरह होती हैं, रेत की तरह होती हैं और इस पे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ क्यों होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है जल के अभाव में, बी ऑप्शन है मिट्टी के नमी के अभाव में, सी ऑप्शन है मिट्टी के क्षय के अभाव में, डी ऑप्शन है मिट्टी के लवणता के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ क्यों होता है। तो जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ए ऑप्शन है शिक्षा का प्रचार करना, बी ऑप्शन है जल संसाधनों का विकास करना, सी ऑप्शन है तालाबों को जलापूर्ति करना, डी ऑप्शन है नदियों के मार्ग बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो जल संसाधनों का विकास करना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। ए ऑप्शन है फसल को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसलों को होता है और उसके बाद पशुओं को होता है और भवनों को होता है। यानी बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। तो फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है और भवनों को भी होता है, यानी घरों को भी होता है, यानी इनमें से सभी को हानि सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। ए ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी ऑप्शन है गांव के बाहर, सी ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर, डी ऑप्शन है खेतों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय हमेशा ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है। ए ऑप्शन है भूस्खलन, बी ऑप्शन है चक्रवात, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है सुखाड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है। तो बाढ़ है, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है और बहुत ही भारी नुकसान बिहार को पहुंचाता है बाढ़, इसीलिए बाढ़ बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ए ऑप्शन है गंगा नदी को, बी ऑप्शन है गंडक नदी को, सी ऑप्शन है कोसी नदी को, डी ऑप्शन है पुनपुन नदी को। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है। ए ऑप्शन है पूर्वी बिहार, बी ऑप्शन है उत्तरी बिहार, सी ऑप्शन है दक्षिणी बिहार, डी ऑप्शन है पश्चिमी बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है। तो बिहार का जो उत्तरी बिहार है वो हमेशा बाढ़ से ग्रस्त रहता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो प्लीज आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। ए ऑप्शन है कश्मीर और उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उड़ीसा और बिहार, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो भूस्खलन क्या होता है, तो भूस्खलन क्या होता है कि अगर ये पहाड़ है तो अधिक वर्षा होगा तो ये पहाड़ क्या होगा, यहाँ से टूट के, ये जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं, यहाँ पे वो पत्थर के पहाड़ होते हैं जो मिट्टी पत्थर से मिलकर बने होते हैं, वो क्या होता है जब अधिक वर्षा होता है तो यहाँ से टूट के गिर जाता है और बहुत ही ज्यादा मलबा गिरने के कारण जो आसपास के घर होते हैं वहां पे वो दब जाते हैं, तो इसे ही भूस्खलन कहा जाता है। और भूस्खलन से अधिक प्रभावित कौन सा राज्य है ये आपको बताना है, तो जम्मू कश्मीर सबसे अधिक है और उसके बाद उत्तराखंड है, तो ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और इसे आपको याद रखना है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है। ए ऑप्शन है दूरबीन से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है थर्मामीटर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मलबे के अगर अंदर कोई व्यक्ति दब गया हो तो उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ए ऑप्शन है दूरबीन का, बी ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरे का, सी ऑप्शन है हेलीकॉप्टरों का, डी ऑप्शन है टेलीस्कोप का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, यानी वहां पे भूकंप हमेशा आते रहते हैं। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो देहरादून है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी ऑप्शन है अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है अणु केंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं,
तो भूकंप केंद्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, तो ये मानव जनित आपदा थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो भोपाल गैस त्रासदी था ये एक कंपनी था और इस कंपनी में उर्वरक बनता था यानी खाद बनता था, और इसमें क्या होता था कि ये बहुत ही हानिकारक गैस एक था, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे जो काम करते थे तो उन्हीं के द्वारा ये क्या हुआ कि इसमें जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था इस कंपनी में वो क्या हो गया, लीक हो गया। और जब ये मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ तो जिस गांव से गुजरता था उस गांव के सभी लोग मर जाते थे। तो ये काफी यहाँ पे भयानक एक आपदा आई थी, और ये आपदा क्यों आई थी, तो मनुष्यों के गलती के कारण से आई थी। इसीलिए जो भोपाल गैस त्रासदी था ये किस प्रकार की आपदा थी, तो ये मानव जनित आपदा थी। मानव के गलतियों के कारण वो गैस लीक हुआ था, इसीलिए ये मानव जनित आपदा है, तो इसे आपको याद रखना है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। ए ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, बी ऑप्शन है मीथेन का, सी ऑप्शन है ब्यूटेन का, डी ऑप्शन है क्लोरीन का। तो भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये एक जहरीली गैस है और ये लीक हुआ तो जिस गांव से गुजरता था उस गांव के लोग पूरा के पूरा मर जाते थे, पूरा के पूरा साफ हो जाते थे। तो ये बहुत ही खतरनाक गैस था और इसी गैस का रिसाव हो गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, सी ऑप्शन है सतलुज नदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलुज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन है गंगा नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं आपदा प्रबंधन के, और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, यानी इसी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज इस 30 प्रश्न को आप लोग लिख के याद कर लीजिए और इसका रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और हमारा टारगेट 480 प्लस यहाँ पे लाने का है, तो आप लोग प्लीज इस टारगेट को अचीव कीजिए और आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। सभी हम यहाँ पे विषयों का यहाँ पे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, सभी का यहाँ पे हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग हमसे टाइम से जुड़िए और आप लोग प्लीज यहाँ पे रिवीजन करते रहिए। 2 क्लास चल रहा है, तो यहाँ पे एक 7 बजे शाम में चल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, और सुबह में जो 5 बजे क्लास चलता है तो वो सब्जेक्टिव का क्लास चलता है। तो ये दोनों क्लास अभी चल रहा है, तो इन दोनों क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए, आप लोग मिस मत कीजिए। अगर आप लोग इन दोनों क्लासों को ज्वाइन करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो हमारा गारंटी है कि आप टॉप 10 में आएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए। 1 साल आपको तैयारी करना है और 1 साल में बहुत ही कम समय बच गया है, तो आप लोग का जितना समय बचा है आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बस आप लोग हम पे छोड़ दीजिए, जितना हम पढ़ाते हैं बस आप लोग पढ़ लीजिए। आपका हम 100% गारंटी लेते हैं कि काफी अच्छा नंबर हम यहाँ पे ला के रहेंगे, ये हमारा गारंटी है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कि भूकंप, यहाँ पे देखिए भूस्खलन है, ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा,
बी ऑप्शन है मानवीय आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूस्खलन है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है। तो जो भी ऑप्शन इसमें से आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई होता है। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सब्सक्राइब करते ही एक यहाँ पे एक बेल आइकन ऐसे बन के आ जाता है, तो उसे भी क्या कर लीजिए आप लोग दबा के ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।